हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो गाइस, इस धरती पर पाए जाने वाले किसी भी मटेरियल को आप इतना काटिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो मटेरियल हमारा कटना बंद हो जाएगा। तो आखिरी पार्टिकल क्या बचा, तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी मटेरियल को जब आप इतना काटेंगे, लेकिन एक समय एक स्टेज पे आकर वो मटेरियल हमारा कटना बंद हो जाएगा। तो आखिरी पार्टिकल बचेगा हमारा एटम। तो एटम बेसिकली है क्या? आपने जितनी भी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो लोहा है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो आप सांस लेते हैं एयर है, इनफैक्ट आपकी बॉडी है, बॉडी की सेल है, वो भी सारी मिलके किस चीज़ से बनी है? एटम से मिलके बनी है। एटम यानी सबसे छोटी चीज़ है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं। एक सेल जो बनी है आपकी, वो कई सारे एटम्स मिलके आपकी बॉडी एक सेल बनती है। सेल से टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स से बॉडी। ठीक है, इसी टाइप से। तो जो यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर आप देखेंगे ना एटम को, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो एटम बेसिकली है क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, तो मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ वेट हो, वो है हमारा मैटर। यानी सब चीज़, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, पानी है, हवा है, ठीक है, एयर है, ठीक है, सारी चीज़ें ये क्या है? मैटर। अब इस मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है, यानी सबसे छोटी, वो क्या है? हमारी एटम। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक कोई भी बॉडी बनाते हैं या कोई भी मेटल का पीस बनाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली समझ लीजिए, जैसे मॉलिक्यूल, जैसे आप एटम को समझ लीजिए सिंपली एक ब्रिक है। ठीक है, यानी ईंट है। बहुत सारी ईंट मिलके क्या बनाएंगी? एक दीवार बनाएंगी, यानी एक वॉल बनाएंगी। वॉल को आप समझ लीजिए मॉलिक्यूल, और बहुत सारी वॉल मिलके, ठीक है, दीवारें मिलके क्या बनाएंगी? एक घर का स्ट्रक्चर बनाएंगी, यानी पूरा एक घर बनाएंगी। तो घर हो गया हमारे यहाँ पे बॉडी। तो इसी एग्जांपल से समझ लीजिए अब मॉलिक्यूल क्या है। तो बहुत सारे एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं एक कोई भी बॉडी या कोई भी मेटल का पीस, कोई भी मटेरियल का पीस। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये किसी कोई भी मेटल का पीस है। आई थिंक ये लोहा है शायद, ठीक है, या निकल है। ठीक है, तो इसको जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स बचेंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स को आप इतना तोड़ दोगे कि वो कटे ही ना, यानी टूटे ही ना। उस स्टेज पे आकर उन पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। ठीक है, तो अब देखते हैं एलिमेंट क्या है। तो वो पदार्थ, वो सब्सटेंसेस, यानी वो चीज़ें जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम तरह के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे बहुत सारी चीज़ें नेचुरली पाई जाती है ना, वो हो गए हमारे एलिमेंट। जैसा कि एयर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, आयरन क्या है? एलिमेंट है। कॉपर क्या है? एलिमेंट है। मरकरी क्या है? एलिमेंट है। लीड क्या है? एलिमेंट है। टीन क्या है? वो भी एक एलिमेंट है। अब कंपाउंड क्या है? वो चीज़ें जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड्स। कंपाउंड का एक सबसे बड़ा उदाहरण है पानी, यानी वाटर। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, जो हम नमक यूज़ करते हैं ना घर में, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, वो भी क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड यानी कंपाउंड वो चीज़ें जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं। अब हालांकि कंपाउंड जो है वो भी नेचुरली पाए जाते हैं, बहुत सारे जैसे पानी है वो भी नेचुरली पाया जाता है। लेकिन हम एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं इस टाइम? हमारे जो अभी जो करंटली जो एलिमेंट्स है वो आई थिंक 118 या 117 कुछ हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो हमारे इतने ही हैं, यानी जो भी चीज़ें बनी है हमारी एलिमेंट्स से बनी है। और जो कंपाउंड है वो हमारे अनलिमिटेड है, हम कितने ही बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, POP, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइमस्टोन, चूना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी कंपाउंड है, यानी हम इन्हें कितना भी बना सकते हैं, कितनी भी चीज़ें बना सकते हैं, वो है हमारे कंपाउंड। अब आप देखते हैं कि एटम, अभी एटम के अंदर क्या होते हैं? तो इन एटम के अंदर भी हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको जो यहाँ पे फोटो में, जो पिक्चर में जो दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे रेड कलर का है और ब्लू कलर का है, ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे होते हैं कुछ ऑर्बिट्स बने होते हैं, KLMN, वो हम आगे देखेंगे सबके नाम। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स जो होते हैं हमारे, इन ऑर्बिट्स पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी उसके ऊपर हमारा प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है। तो भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक नंबर यानी किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होगा एटॉमिक नंबर।
जैसे कि यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल दिया है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो ये भी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी एटम के अंदर, वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है, यानी उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो कार्बन का जैसे कि यहाँ पे कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 होंगे आई थिंक। वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एटम में कुछ ना कुछ अलग होते रहते हैं, हर एलिमेंट में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कार्बन का प्रोटॉन कितने इसमें हमारे 6, तो इसका आई थिंक जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का वो 12 होता है। ठीक है, तो आपने इस टाइप की ये प्रोडक्ट टेबल या फोटो इस टाइप का अपनी जो बुक्स होती हैं उनमें काफ़ी देखा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे कई सारे दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। यानी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया में, वो सारे इस जो 118 जो दिखा रखे हैं, इन्हीं सब से बना है। चाहे वो कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो कोई भी मिक्सचर है, चाहे वो पीयूपी है, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी इस 118 एलिमेंट्स से बनी है। ठीक है, अब इनमें हम देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये सब इसके एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर यानी कितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया, उसी के हिसाब से इनको अरेंज किया गया इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2 है। तो जैसा कि हीलियम है, इसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 प्रोटॉन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, इसके अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आपको ये Fe दिखाया गया है, आयरन के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपका यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 20। ठीक है, तो इनमें आप यहाँ पे कुछ ये कलर्स भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे रेड कलर के कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ ये ग्रे कलर के हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर के आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये होते हैं हमारे मेटल्स, जो करंट को ईजिली फ्लो करवा देते हैं अपने अंदर से। और यहाँ पे जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे कुछ नॉन मेटल्स, जो करंट को फ्लो नहीं करवाते हैं। और यहाँ पे जो ग्रे कलर के हैं, ये हमारे सेमी मेटल्स, यानी मेटलॉइड्स, यानी सेमीकंडक्टर, जो करंट को पास भी करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। कुछ इनकी कंडीशन होती है, थर्मल एनर्जी वगैरह जब हम देते हैं उनको, हीट बढ़ती है, तब वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि जो एटम है उसके अंदर हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो हमारे बीच में होते हैं, वो तो हमारे बीच में बैठे रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो अब आप कहेंगे भाई किस शेल में, यानी इसके आर पार ऑर्बिट्स होते हैं, यानी शेल होते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। किस एनर्जी लेवल में या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो तो सिंपली हमने कुछ यहाँ पे हमने इनको नाम भी दे रखे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट शेल है, इसको के शेल नाम दे दिया, दूसरे को हमने नाम दे दिया एल शेल, इसी तरह KLMNOP, इसी तरह सारे शेल्स को नाम दे दिए। उन सेल्स के कुछ आपस में नंबर भी हैं, जैसे के शेल का 1 नंबर है, एल शेल को दूसरे नंबर का शेल है तो उसका 2 हो गया, एम शेल का 3 नंबर का है। ठीक है, तो इसी तरह तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, तो उसको सिंपली निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर का ऑर्बिट है, k ऑर्बिट है, l ऑर्बिट है, m ऑर्बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम फर्स्ट ऑर्बिट का देखते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई n कितना है हमारा, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 1। तो पहला जो शेल है उसके अंदर हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा जो है हमारा कौन सा 2, दूसरे नंबर का ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8, यानी कि दूसरे में कितने आ सकते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई 8 ही क्यों आ रहे हैं, तो उसका कुछ ऐसा बेसिक नेचर है, यानी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है कि उसके अंदर उतने ही बैठेंगे, यानी उसके अंदर उतनी सीट है। ठीक है, उतने ही आदमी उसके अंदर, उतनी कुर्सियाँ, उतने ही आदमी उसके अंदर बैठ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स में डिवाइड करके दिखा रखे हैं। तो सोडियम है, इसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का हमारा 11, तो 11 है, इसका मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने आने चाहिए थे भाई, 18 आने चाहिए थे फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन 1 आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास हैं ही इतने, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उसका इतना है, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसा कि ऑक्सीजन का भी यहाँ दिखा रखा है, सिलिकॉन का भी दिखा रखा है, हालांकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो ये सारे हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो अब देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो डिवाइड किए जाते हैं हमारे शेल्स में, ठीक है,
इन शेल्स के अंदर भी हमारे कुछ सब शेल्स बने होते हैं, यानी शेल के भी कुछ टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि पहला ऑर्बिट है यहाँ पे K ऑर्बिट, इसका एक ही ऑर्बिट है। दूसरा है हमारा L ऑर्बिट, ठीक है, KL। तो L ऑर्बिट में भी हमारे कुछ 2 शेल बटे हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है ना। तीसरे ऑर्बिट में 3 शेल सब शेल्स बने हुए हैं। तो इन सब शेल्स का मतलब क्या है, तो जैसा कि पहले ऑर्बिट में आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड कर दिए। दूसरे ऑर्बिट में आ गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने आने चाहिए थे, जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से 18 आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे इसकी जो सब शेल्स के कारण क्या हुआ, इसमें यहाँ पे 8 भी आ सकते हैं और 18 भी आ सकते हैं। जो चौथा ऑर्बिट है उसके अंदर 8 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, 32 भी आ सकते हैं। वो उसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग सब शेल्स हैं, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे सिलिकॉन का दिखाया गया है, सिलिकॉन में पहला हो गया हमारा 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, चौथे में कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, 18 आने चाहिए थे, लेकिन 8 पूरे आ नहीं पा रहे। तो इसमें क्या हो गया, ये 4 रह गए इसके पास, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 की इसको ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। इसी तरह यहाँ पर सोडियम का भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम जो डिवाइड करते हैं वो कुछ सब शेल्स भी होते हैं उसके अंदर, उससे भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैलेंसी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ये एटम का उदाहरण दिया गया है, ये सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। तो यहाँ पे पहले ऑर्बिट में आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में आ गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए, 10, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके लास्ट ऑर्बिट में। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 2, 8, 18। तो मान लीजिए इसको 8, 18, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट है ना, तो उसमें 8 या 18 बैठ सकते हैं सब शेल के अकॉर्डिंग। तो 8 बिठाने के लिए हमें इसको कितना करना पड़ेगा, इसको हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे इसके तीसरे ऑर्बिट में। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी से लेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये 7 लेने की जगह इसको बैलेंस करने के लिए ये इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को लूज़ कर दे, यानी किसी को दे दे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस लेने या देने को, यानी गेन और लूज़ करने के इलेक्ट्रॉन को, उसको बैलेंस को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसी तरह यहाँ पे निकल को दिखा रखा है, तो निकल के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए होंगे उसको ज़्यादा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जो भी आएगा, जो भी कैलकुलेशन करोगे। जैसे कि यहाँ कार्बन का दिखा रखा है, कार्बन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में, 4, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ना तो ये लेगा ना तो ये देगा, ये हो गया हमारा सेमी मेटल, ठीक है। तो इसी तरह इस चीज़ को हम बोलते हैं वैलेंसी। हालांकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही है, ठीक है। अब अगला टर्म है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कार्बन में कितने पाए गए लास्ट ऑर्बिट में, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। सोडियम में कितने पाए गए, 1। वैलेंसी अलग चीज़ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। वैलेंसी मतलब उसको बैलेंस को गेन करने के लिए, बैलेंस को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने पड़ रहे हैं, वो हो गया उसका वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल है, सोडियम मान लीजिए कोई और मेटल है यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर जो भी आई थिंक, मान लीजिए उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में उसे कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको 5 देना आसान पड़ेगा, 3 लेना आसान पड़ेगा। हालांकि 3 लेना आसान पड़ेगा, तो ये 3 ले लेगा, तो इन्हें 3 क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई उस पर्टिकुलर मेटेरियल की, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है। अब बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आप करंट पढ़ेंगे या वोल्टेज पढ़ेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बहुत लूजली अटैच होते हैं किससे, अपने एटम के न्यूक्लियस से, ठीक है। वो होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसा कि कोई भी समझ लीजिए आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन वो हो गए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के जो बहुत ही कम, यानी उसके न्यूक्लियस के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हालांकि जो कॉपर है उसके अंदर, या एल्यूमिनियम या सिल्वर है, उनके अंदर काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स में करंट फ्लो करवाने के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। अब आपने बहुत देखा होगा कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 630000000000000000, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हुए, यानी फ्लो हुए, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 एम्पियर। मान लीजिए मैं कोई भी डिवाइस चला रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, उससे मैं कोई भी डिवाइस चला रहा हूँ और वो डिवाइस मेरी 1 एम्पियर करंट ले रही है, यानी कोई भी इक्विपमेंट है वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है।
1 एम्पियर करंट लेने का मतलब क्या है कि उसके एक पॉइंट से यानी उसके कैथोड से एनोड पे यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस बॉडी के थ्रू यानी उस डिवाइस के थ्रू, तो उसका मतलब होगा 1 एम्पियर। अगर यहाँ पे होता 2 एम्पियर तो उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते, तो इसका मतलब तो एम्पियर का मतलब हमारा ये होता है। तो हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्जेस के बीच में क्या होता है। जैसे कि चार्जेस होते हैं, भाई चार्जेस तो हर चीज़ के पास हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, जिस चीज़ के अंदर उस चीज़ के अंदर चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो चार्जेस के अंदर जैसे कि अपोजिट चार्जेस होते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसा कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल या नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, तो इसी तरह ये करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या है, तो हम देखते हैं जितनी भी चीज़ें हैं हमारे मैटर में वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मैटर के अंदर है, किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट चार्ज होगा वो 0 होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर हैं 6, ठीक है, तो प्रोटॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो चार्ज बचा वो 0 बचा। तो इस बॉडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, उसमें मैंने अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए उस बॉडी के अंदर से, तो उस बॉडी के अंदर क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने उसके अंदर से रिमूव कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के कारण क्या हुआ, मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उस बॉडी में, उस एटम में, वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि मैंने निकाल लिए। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे, इस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। इसी तरह किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की हमने सप्लाई कर दी, ठीक है। तो इस टाइम इस बॉडी में क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, यानी इसके अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए। तो इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। इस बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब ही ये है, हम सिंपली बोलते हैं ना भाई मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लो या कोई भी बैटरी चार्ज कर लो, तो चार्ज करने का मतलब यही है कि जो बैटरी है, मान लीजिए लीड एसिड बैटरी है या लिथियम आयन बैटरी है, तो उस बैटरी की जो प्लेट्स हैं हमारी, उन प्लेट्स में हमने या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया। हम भाई चार्जिंग करते हैं चार्जर से, तो हम करते क्या है, हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो बैटरी के प्लेट्स हैं उनके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो कुछ बॉडी हमारी चार्ज मतलब एग्जिबिट कर लेती है, यानी बॉडी वो हमारी चार्ज होती है, और जब भी हम उसको किसी डिवाइस से या किसी वायर से जोड़ देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, तो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि एटम क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, इनफैक्ट लोगों को तो पता चले कि भाई एटम क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।